हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होगे, बहुत सही होगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिव्यास्त्र सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि होगा जीओसी, जिसको कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट ऑफ दी चीजें कवर कर लेंगे, सारी अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद में आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सवाल बनने लगेंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक है, ये आपका लास्ट शॉट होगा। इसके बाद में आपको कोई भी वन शॉट नाइट शॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 मार्क्स इसमें हम लोग आज कवर कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से जीओसी आने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जीओसी की अगर शुरुआत करते हैं तो हम लोग बात करते हैं किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो कि ऑपरेट कर रहा होता है किस पे, आपके सिग्मा बॉन्ड पे। किस पे ऑपरेट कर रहा होता है? आपके सिग्मा बॉन्ड पे। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट इंडक्टिव इफेक्ट के कारण देखने को मिलता है। डिस्टेंट डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, मतलब कि डिस्टेंस मैटर करता है कि कितने दूर पे कौन सा कार्बोकैटायन, कौन सा रेडिकल या फिर कौन सा कार्बन आयन लगा हुआ है। कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। थर्ड कार्बन एटम के बाद में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपके पास में प्लस आई, एक होता है माइनस आई। अब आप बोलोगे प्लस आई माइनस आई क्या है? बेसिकली अगर जी ग्रुप है आपके पास में, कोई भी ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप होगा, और अगर यहाँ पे होगा तो माइनस आई ग्रुप होगा। कैसे? जो प्लस आई ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। यहाँ आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इन कार्बन को, और ये क्या होगा बेसिकली, इसको या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, रिलीज भी बोल सकते हैं हम लोग को। और जो माइनस आई होता है वो क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, विड्रॉ कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास में, जी ग्रुप क्या कर रहा है, इन कार्बन एटम्स के पास से क्या ले रहा है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। क्या चीज कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग की प्लस आई कौन से, माइनस आई कौन से, समझ लेते हैं। तो आपके पास में प्लस आई पावर वाले यहाँ पे कुछ है, जैसे कि CH2 हो गया, NH हो गया, O हो गया, C डबल हो गया, 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल, और आपके पास में मिथाइल हो गया। TDH आपके पास में हो गया, और SiS3 और CH3। इन ऑर्डर्स में आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, और मोस्ट ऑफ दी बच्चों को ये बोर्ड्स के कारण याद भी होती है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग माइनस आई पावर में। तो माइनस आई पावर के लिए बेसिकली आपके पास में ग्रुप्स है। इन ग्रुप्स को समझने के लिए या फिर याद करने के लिए आपके पास में एक ट्रिक है जो कि बहुत फेमस ट्रिक है, काफी टीचर्स इस ट्रिक को यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे, तो ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं बेंजीन है। अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो आपसे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे, तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी इसके बाद में। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक याद हो जाएगी, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज आपको काफी अच्छे से याद हो जाएगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन क्या? बेसिकली इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का किसका करता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इसमें हो रहा होता है। ठीक है, किसके बीच में, ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड के बीच में कहां पे, एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद टू है ना एटम, जो कि एल्काइल ग्रुप क्या होगा आपके पास में, डायरेक्टली अटैच होगा किससे, किसी भी एटम से जो कि कैसा है, अनसैचुरेटेड है सिस्टम में। या तो आपके पास में क्या है, एटम विच इज है ना अनसैचुरेटेड अनशेयर्ड p ऑर्बिटल्स। मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है, बेसिक अगर भाषा में इन चीजों को समझे, इंग्लिश छोड़ करके यहाँ पे, तो जिसके पास में वैकेंट p होगा, कार्बोकैटायन होगा, फ्री रेडिकल होगा, मतलब कि हाफ फिल्ड होगा, या फिर आपके पास में क्या होगी यहाँ पे, एल्कीन होगा। ठीक है, अगर ये सारे एटम्स अगर अटैच्ड है किससे, बेसिकली डायरेक्टली अटैच है किससे, आपके एल्काइल ग्रुप से, जिसके पास में क्या है, CH बॉन्ड है। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है आपके पास में, हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि अल्फा कार्बन से आपके पास में क्या होगा, या तो फ्री रेडिकल होगा, या तो कार्बोनाइन होगा यहाँ पे आपके पास में, या तो आपके पास में कार्बोकैटायन होगा, या तो आपके पास में क्या होगा यहाँ पे, एल्कीन होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले कार्बन से अटैच होगा। जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन के पास में क्या होना चाहिए, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ये कार्बन अगर आप देखोगे तो sp3 है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो भाई sp3 है। इस कार्बन के पास में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ देख रहे हो आप लोग, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन या फिर एल्कीन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन को कितने टाइप पे देखेंगे हम लोग, कार्बोकैटायन पे, या फिर फ्री रेडिकल में, या फिर एल्कीन में हम लोग ये चीजें देखेंगे। आई होप तुम लोग को ये चीज समझ में आई होगी। हाइपर कंजुगेशन कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस से भी जानते हैं, या तो फिर बेकर नेथन इफेक्ट से भी हम लोग इनको जानते हैं, जो कि एनसीईआरटी माता ने इनके प्यारे प्यारे से नाम बताया है। तो केस 1 को समझते हैं, जो कि क्या है, कार्बोकैटायन। आपके पास में एक स्ट्रक्चर गिवन था, यहाँ पे आपके पास में CH2 था, यहाँ पे आपके पास में कार्बोकैटायन लगा हुआ था इस वाले कार्बन पे।
ठीक है। अब क्या किया कि ये वाले हाइड्रोजन ने क्या किया, ये वाला बॉन्ड क्या हुआ यहाँ पे डिनोट कर दिया। जैसे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया, बेसिकली क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। हाइड्रोजन के रिमूव करते ये वाले यहाँ पे जो बॉन्ड था वो कहाँ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो आपके पास में यहाँ पे क्या चीज देखने को मिली कि यहाँ से आपके पास में H+ का रिमूवल हो गया। वैसे ही क्या सर हम लोग यहाँ से H रिमूव कर सकते हैं, वाला H रिमूव कर सकते हैं, हम कोई भी H रिमूव कर सकते हैं। जो भी इस कार्बन से अटैच है वो सारे के सारे H रिमूव हो सकते हैं। एक बार इधर से कर लिए, एक बार इधर से कर लिए, एक बार इधर से कर लिए, हर तरफ से कर लिए। तो आपको इस चीज में क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ आपके पास में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, तो कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्फा H। वहां पे क्या लिखा होगा, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग। जब आपके पास में ये जो CH बॉन्ड ब्रेक हो गया उसके बाद क्या अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ अल्फा H। जितने H प्रेजेंट है उतने ही बार, क्योंकि इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग बोल रहा है मतलब कि H कितने बार टूटेगा, यहाँ से एक बार यहाँ से टूट सकता है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। तो यहाँ क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, तो क्या चीज का ध्यान रखना है, अल्फा H+1। अल्फा H+1 क्यों, ये जो पेरेंट आपके पास में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, पेरेंट स्ट्रक्चर को भी हम लोग फिर काउंट करते हैं। तो जब भी आपके पास में टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पूछे तो +1 करना मत भूलना। अगर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड बोलेगा तो आपके पास में आप डायरेक्टली वहां पे सिर्फ अल्फा H वाले बता सकते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। अब समझ लेते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या आपके पास में यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट था। इस वाले कार्बन पे क्या हुआ, इस वाले कार्बन पे क्या sp3 है, हाँ sp3, अल्फा H है, 3 अल्फा H बेसिकली, ठीक है। यहाँ से 3 बार हम रिमूव कर सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर 3 बोलेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ही सिर्फ पूछे, अगर इन्वॉल्विंग पूछता तो 3 बोलते हैं हम लोग, और अगर सिर्फ नॉर्मली पूछ रहा है तो +1 आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल का। सेम आपके पास में अगर बात करूं एल्कीन पे, तो एल्कीन पे 2 इफेक्ट काम करते हैं, एक करता है +H और एक करता है -H, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो इस वाली एल्कीन के पास में जो कार्बन है sp3 है क्या, हाँ भैया है। इसके पास में क्या H है, हाँ अल्फा H भी है यहाँ पे। तो कितने बार तोड़ोगे, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, 3 बार तोड़ सकते हो। 3 बार तोड़ करके आपने 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिए। हाँ, इनमें आपकी क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे दे दिया। लेकिन आपके पास में क्या होगा कि यहाँ पे जब H- वाले इफेक्ट दिखते हैं, जहाँ पे आपके पास में X है, फिर हेलोजन है, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन से ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होगी तो ये क्या होंगे, ये रिमूव हो रहे होंगे, और जैसे ही रिमूव हो गए तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट कर रहा होगा। इनमें क्या हो रहा था कि आपके पास में ये H बॉन्डिंग यहाँ से निकल रहा था, H बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जा रहा था आपके पास में, ठीक है। जैसे H बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा था आपके पास में CH बॉन्ड टूट गई, इसके पास में क्या आ रहा था, आपके पास में एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्कीन वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट से आपके पास से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ से X निकल के चले गया है, X निकल चुका है। क्यों, क्योंकि वो आपके पास में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, ठीक है। इनमें भी अगर आपको हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स पूछेगा तो सेम तरीका होगा। अगर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड बोलेगा तो नंबर ऑफ अल्फा H बता देना, अगर नहीं बोला हुआ है तो +1 कर देना, क्योंकि पेरेंट चेन को हाइपर कंजुगेशन में काउंट किया जाता है अगर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड नहीं बोला हुआ है तो। अब बात कर लेते हैं रिजोनेंस की। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि X और Y की बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि भैया X की ज्यादा है, Y की नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे Y। बट रेजोनेंस में ये चीज नहीं देखी जाती, दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, जैसे कि आपके पास में एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इधर पे आपको दिख रहा होगा कि क्या इस तरफ पे ज्यादा है, किस तरफ पे ज्यादा है, किसकी ज्यादा होगी। तो आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है किसका, एटम का, कांट मूव इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में मूव ही नहीं कर सकता है, ठीक है। जो पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला है रेजोनेंस में मूव नहीं करता है, ठीक है। 1 and 2 R कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कोनोनिकल फॉर्म में या फिर हाइपोथेटिकल फॉर्म में होते हैं। कैसे अगर बात करूं तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको हम लोग पार्शियल चार्ज मानते हैं, दोनों तरफ पे X और Y दोनों तरफ में पार्शियल चार्ज, जिसके कारण की जो है एक तरफ पे -1 डेवलप हो रहा था, वो क्या चार्ज डेवलप होता है हम लोग के दोनों ऑक्सीजन पे डेवलप हो रहा होता है बेसिकली -1/2 और यहाँ पे भी -1/2, जिसके कारण की जो बॉन्ड एनर्जी आपकी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर आपके पास में इस तरीके का रेजोनेंस का होता है, ना कि इस तरीके का। अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से देके पूछेगा कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है, बोलना है सेम ही होती है, ठीक है। ये आपका पास में रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे अगली चीज की। तो अगली चीज हमारे पास में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ RS, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो याद रखना है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा। पहली कंडीशन, मतलब ये वाला कैसा है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे चार्ज है, तो कौन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, आपके पास में न्यूट्रल की ज्यादा होगी। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, क्या ये आप बात याद में रहेगी,
ध्यान में रहेगी भैया। स्टेबिलिटी ऑफ पाई बाउंड्स की अगर बात करूं तो यहाँ देखोगे तो एक दो पाई और यहाँ पे देखोगे तो एक ही पाई, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आपके पास में, पाई बॉन्ड्स की ज्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, नेगेटिव को देखना है। अब सिंपल चीज, ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा, यहाँ पे देखो न्यूट्रल है, तो सबसे पहले तो वन वाले को लिख दो, न्यूट्रल है भैया ये, है ना। अब इस वाले पे देखोगे तो यहाँ पे किस पे, कार्बन पे नेगेटिव है और यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास लेफ्ट से जब भी आप राइट जाते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही होती है, इंक्रीज करती है, और नेगेटिव भी आपके पास में क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। जब आपके पास में टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज इंक्रीज करता है, जिसके कारण कि आपके पास में नेगेटिव और स्टेबल हो जाता है। तो FClBri, और यहाँ पे देखोगे तो CNOF, तो यहाँ पे देखोगे तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कौन ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा, स्टेबल, यहाँ पे आपके पास में थर्ड वाला हो जाएगा। तो पहला न्यूट्रल के कारण हो गया, क्योंकि जो सबसे पहला रूल हमने देखा, ठीक है। उसके बाद में अगर देखोगे तो पाई बॉन्ड भी यहाँ पे है, ठीक है भैया। उसके बाद में आप देखोगे थर्ड वाला, और फिर यहाँ पे आपके पास में सेकंड वाला। इस तरीके से आप यहाँ पे सारे को यूज करके हमने यहाँ पे कर लिया। फिर उसके बाद में आपके पास में है चार्ज सेपरेशन या फिर चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल, जिसमें भी आपके पास में चार्ज सेपरेट हो रहा होता है, वो कैसे होते हैं, आपके पास में लेस स्टेबल होते हैं, फिर कम स्टेबल होते हैं। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपके पास में दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे ओपे नेगेटिव है, यहाँ पे ओपे नेगेटिव है, और यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में क्या चीज देखने को मिलेगी कि आसपास ये क्या होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होना चाहिए, दूर दूर, तो कम स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर है, ये तो न्यूट्रल था, और इसके पास में पाई बॉन्ड भी ज्यादा थे, तो तुमने इसको प्रायोरिटी 1 पे दे दी। अब 2 और 3 में देखना था, तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव नेगेटिव, पास पास है, तो कैसा होगा भैया, स्टेबल होगा, तो 2 ज्यादा स्टेबल हो गया। इनमें दूर जितने दूर बेसिकली उतना कम स्टेबल, तो यहाँ पे कितना होगा, थर्ड हो गया। इस तरीके से आप बहुत आसानी से, बहुत बेसिक से सारी चीजें देख सकते हैं। अब बेसिकली आपके पास में जो लाइक चार्जेस होते हैं किस पे, एडजेसेंट पोजीशन पे, वो कैसे होते हैं, लेस स्टेबल। जैसे कि अगर बात करूं आपके पास में यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर लोन पेयर या फिर लोन पेयर नेगेटिव, या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो इन वाले में देखो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपके पास में लीस्ट स्टेबल RS होगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर और ये नेगेटिव, ये क्या होंगे, पास पास है। तो लाइक चार्जेस ऑन द एडजेसेंट पोजीशन कैसे होते हैं, आपके पास में नेगेटिव होते हैं, तो इसके कारण आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए ये वाला डी वाला आपके पास में लेस स्टेबल हो गया। ये चीज भी हमने अच्छे से देख ली, आई होप आपसे ये चीज बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं डीलोकलाइज्ड या फिर लोकलाइज्ड लोन पेयर की। तो डीलोकलाइज्ड क्या होता है, द लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, मतलब कि लोन पेयर सिंगल डबल, देख रहे हो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल डबल, एक इसमें बोल पा रहे हो, एक बेसिकली फ्लो में है, यहाँ पे एक फ्लो में लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। आपके पास में यहाँ पे रेजोनेटिंग है, ठीक है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ये वाला, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है सिंगल, फिर डबल आ गया यहाँ पे। लेकिन ये कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, क्यों, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखोगे लोन पेयर फिर सिंगल, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता, शिफ्ट करते, इधर की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होते, बट यहाँ पे लोन पेयर सिंगल सिंगल और फिर डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, आपके पास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा रेजोनेंस में, ठीक है। तो डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड की बेसिक चीजें आपको समझ में आई गई होगी। अब देख लेते हैं एक्सटेंडेड या फिर क्रॉस कंजुगेशन। तो बेसिकली अगर बात करूं एक्सटेंडेड की बात करते हैं, तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, एक सांस में चल रही चीजें, एक फ्लो में चीजें चल रही है। लोन पेयर सिंगल डबल, तो बेसिकली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्रॉस में क्या है, इधर जाओगे तो लोन पेयर सिंगल डबल, फिर या फिर इधर पे जाओगे लोन पेयर सिंगल डबल, दो तरफ जाना पड़ रहा है। अब जब भी आपका ध्यान दो तरफ लगा होगा तो क्या होगा, वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। जो अगर आपका ध्यान दो तरफ है तो लेस स्टेबल, अगर आपका ध्यान लगा हुआ है एक तरफ, अगर एक तरफ पे ध्यान है तो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एक फ्लो में आपने पूरा पढ़ाई शुरू करी, आपने इस चैप्टर को शुरू किया, एक बार में खत्म किया। अब आपने एक बार ये चैप्टर देखा, फिर थोड़ा सा फिजिक्स देखा, ये चैप्टर देखा, फिर थोड़ा सा फिजिक्स देखा, तो वो क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, आपका इफेक्ट कम हो रहा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अगली चीज की। तो क्या है आपके पास में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की इक्वल हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, इसके पे डबल बॉन्ड, ये सारे के सारे कैसे हैं, आपके पास में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी सभी की सिमिलर है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल RS आर सेम, सभी कंट्रीब्यूशन भी सिमिलर होता है, सारा कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, सिमिलर देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट की, ठीक है, एम इफेक्ट की। तो भाई ये कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, ऑपरेट करता है पाई बॉन्ड पे, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, एक्चुअल चार्ज का डेवलपमेंट करता है। इसमें हम बेसिकली इसको किससे जानते हैं, प्लस आर या फिर प्लस एम से जानते हैं, ठीक है। इफ एन एटम या फिर ग्रुप आपके पास में क्या करता है, डोनेट करता है p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड या फिर बेंजीन रिंग में, क्या कर रहा होता है, आपके पास में कोई भी एटम या फिर ग्रुप क्या कर रहा होता है, डोनेट करता है p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को, किसको, डबल बॉन्ड को या फिर आपके बेंजीन रिंग को। और आपके पास में माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जहां पे आपके पास में इफ एन एटम और अ ग्रुप
विथ विड्रॉ, ठीक है, यहाँ पे क्या कर होता है, विड्रॉ कर रहा होता है पी ऑर्बिटल को, ठीक है, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है कहां से, डबल बॉन्ड से या फिर आपकी बेंजीन रिंग से। अगर विड्रॉल कर रहा है बेंजीन रिंग से या फिर डबल बॉन्ड से तो क्या होगा, माइनस एम होगा। अगर दे रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कौन सा होगा, प्लस एम। एम इफेक्ट कभी भी याद रखना कि मेटा पोजीशन पे आपके पास ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, ठीक है जी, मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं करता, याद रखना इस चीज को। अब आ जाते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी पे। अगर बात करूं एरोमेटिसिटी की, तो सबसे पहले कैसा होता है, इसको देखने के तरीके क्या आते हैं। जो भी आपके पास में कंपाउंड गिवन है, क्या वो कंपाउंड साइक्लिक है, सबसे पहले देखना है। क्या वो कंपाउंड प्लेनर है, मतलब कि sp2 है क्या उसके पास में कंजुगेशन है क्या, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर सिंगल डबल ऐसा कुछ है क्या, या फिर आपके पास में कार्बोकैटायन कार्बेनायन, या फिर आपके पास में वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर आपके पास में एल्कीन एल्काइन, इस तरीके से कुछ आपके पास में इनाइन कुछ गिवन है क्या, ये चीजें सबसे पहले चेक करनी है आपको। उसके बाद में आपको हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब कि 4 + n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली अगर आपके पास में 0 है, तो बेसिकली अगर आपके पास में कभी भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर देख के अगर आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, 14 दिख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक होगा। और अगर आपके पास में 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, तो एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर आपके पास में 1 2 3 अगर साइक्लिक नहीं है, या फिर प्लेनर नहीं है, या फिर कंजुगेशन कोई भी एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एनए लिखा हुआ है भाई, नॉन एरोमेटिक लिखा हुआ है। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे कौन, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपका कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ भैया कंपाउंड साइक्लिक है। क्या इसके पास में sp2 है, बेसिकली sp2 है, प्लेनर है ये भी, ठीक है। क्या इसके पास में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कुछ है, हाँ भैया यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, और आपके पास में अगर देखोगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन भी है। चलो साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है। कितने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, किसके, कंपाउंड के अंदर पे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब की एरोमेटिक। इस पे देखोगे तो 1 2 4 है, यहाँ पे साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेन भी है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब की एंटी एरोमेटिक। इसमें देखोगे आपके पास लोन पेयर क्या है, अंदर पे तो 2 2 4, और यहाँ पे क्या होगा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कि एरोमेटिक हो गया। इस वाले में देखोगे तो ये जो लोन पेयर है बाहर है, अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कार्बन एक 4 से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो ये लोन पेयर को अंदर मत भी जाना नाइट्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 है यहाँ पे, मतलब कि क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन भी था, साइक्लिक भी था, प्लेनर भी था, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से चीजें देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी मतलब कि स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट्स की, किसकी, कार्बोकैटायन की, कार्बोनाइन की। तो बेसिकली कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपके पास में इस तरीके से 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले क्या चेक करोगे, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। अगर आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, एंटी एरोमेटिक से ज्यादा होगी, इस तरीके से आप बता दोगे। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट, बॉन्ड लेंथ या फिर रेट ऑफ प्रोटोनेशन, उनमें भी ये चीजें आपके पास में, जब भी आप ये सारी चीजें देखोगे तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से क्या होगा, ज्यादा ही स्टेबल होगा इन सारी कंडीशंस पे भी। जब भी ये चीजें देखोगे तो एंटी एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक देखना आ गया तो चीजें आपसे बन जाएगी। अब जैसे बात करूं रोटेशनल एनर्जी बैरियर, मतलब कि यहाँ पे आपके पास में एक कंपाउंड है, यहाँ पे आपके पास में नीचे पे एक कंपाउंड है, इधर पे आपके पास में कंपाउंड है। क्या करोगे, सबसे पहले इनके आपको देखना है कि ये एरोमेटिसिटी चेक करनी है। चलो ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 ही है तो एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे आपके पास में क्या है, 1 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि क्या हो गया, एरोमेटिक। अब ये देखोगे तो एक जगह पे एंटी एरोमेटिक है, एक जगह पे एरोमेटिक है, तो किसकी यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी बैरियर किसके पास ज्यादा होगा, बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो वाई का ज्यादा होगा। इस तरीके से आपको देखना है। देन अगर मैं बात करता हूँ आपके पास में रिएक्टिविटी विद HCl-H2SO4, तो ये भी H+ देगा, ये भी H+ देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ देखोगे तो OH2 बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी OH2 बन जाएगा। इस बेसिस से देखोगे तो ये एरोमेटिक कहला जाएगा, और ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अंदर पे कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3। AgNO3 में हमें क्या चीज देखने को मिलती है यहाँ पे, इसमें देखोगे तो भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और यहाँ पे देखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगली रिएक्टिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी आपके पास में, एरोमेटिक की ज्यादा होगी, किससे, एंटी एरोमेटिक से। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता चला कि यहाँ पे H+ लगा हुआ है, इस बेसिस पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो यहाँ पे ऊपर कंपाउंड क्या एरोमेटिक है, ये भी कंपाउंड क्या आपके पास में एरोमेटिक है। तो लेकिन इस वाले में आपके पास में ये जैसे यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में ही साइक्लिक में ही एरोमेटिक पता चल गया, और इसमें यहाँ पे जब ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन जाएगा तब जाके 6 पाई इलेक्ट्रॉन होके ये आपका एरोमेटिक कहलाएगा। तो इस बेसिस पे आपके पास में बेसिक स्ट्रेंथ आपने बता दी यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल्स। तो आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, बेसिकली ड्यू टू SIR इफेक्ट क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास में इंक्रीज करती है। SIR इफेक्ट कहाँ पे, या फिर ऑर्थो इफेक्ट, जो ऑर्थो पे वर्क कर रहा होता है वो क्या होता है आपके पास में, SIR इफेक्ट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही होती है, इंक्रीज करती है। देखो यहाँ पे आपके पास में ऑर्थो पे काम कर रहे हैं दोनों, तो ये क्या हो गया आपके पास में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे ये लोग। फिर अगर बात करूं आपके पास में इफेक्ट्स की, तो इफेक्ट्स
इफेक्ट्स को ध्यान रखना है, एम इफेक्ट फिर एच फिर आई। सबसे पहले क्या देखोगे, एम इफेक्ट काम कर रहा है क्या, फिर एच कर रहा है क्या, फिर आई कर रहा है, ठीक है। प्लस एम के यहाँ पे आपके पास में CH2 ज्यादा होगा NH से और O से, और NH2 ज्यादा होगा OH और OR से, और आपके पास में ये वाला कंपाउंड ज्यादा होगा इस वाले कंपाउंड से। ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर अगर मैं बात करूं माइनस एम पावर की, तो NO2 ज्यादा होगा CN से, प्लस एम ज्यादा होगा आपके पास माइनस आई से, और आपके पास में क्या होंगे, प्लस आई ज्यादा होगा प्लस एम से। किसके लिए, आपके पास में हेलोजेंस के लिए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद में केस 2 पे आते हैं फिनॉल के। तो फिनॉल पे क्या होगा, बेसिकली आपके पास में SIR फिर ऑर्थो काम नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले से देखोगे तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, इसमें क्या होगा, ड्यू टू एच बॉन्डिंग क्या होता है यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम करती है कौन से वाले पे, ऑर्थो पोजीशन पे। मेटा पे क्या कर रहा होता है, बेसिकली आपके पास में पैरा पे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास में फिनॉल, तो पैरा वाली पोजीशन पे आपके पास ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर आपके पास में ऑर्थो पे, और उसके बाद में फिर मेटा पे, ठीक है, POM। फिर अगर बात करो आपके पास में एसिडिक स्ट्रेंथ, कभी भी आपको डिफरेंट फैमिलीज की चेक करनी है तो कैसे करोगे, यहाँ पे नाम सारे लिखे हुए हैं, सल्फोनिक पिक्रिक। इसकी क्या ट्रिक है, सुपर स्क्वाड, मतलब कि सुपर से क्या हो गया सल्फोनिक और पिक्रिक, सुपर स्क्वाड से क्या हो गया S और यहाँ पे D हो गया, ठीक है। आपके पास में सुपर स्क्वाड काका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड क्या हो गया, सुपर स्क्वाड काका। मैंने फिनोल अमोनिया के साथ मिथेनॉल पानी में एल्कोहल, और एल्काइन ने अमोनिया को एल्काइन तक गिरा दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, सुपर स्क्वाड काका, मैंने फिनॉल अमोनिया के साथ क्या हो गया आपके पास में, मिथेनॉल पानी में, मिथेनॉल होगा क्या, पानी में डाला, और आपके पास में फिर एल्कोहल ने जब काम किया, जब भी एल्कोहल दिमाग पे चढ़ती है तो भाई तोड़ फोड़ मचा रहे हैं लोग, बड़ी वो करते हैं, तो एल्काइन पे जब एल्कोहल चढ़ी तो एल्काइन क्या किया, एल्काइन ने अमोनिया को एल्कीन और एल्काइन तक गिरा दिया, ठीक है, एल्कीन और एल्केन तक गिरा दिया, सॉरी, एल्कीन और एल्केन तक गिरा दिया। इस चीज से आप ये पूरे निमोनिक से ये चीजें स्ट्रेंथ याद रख सकते हो। फिर आगे बढ़ जाते हैं आपके पास में किससे, बेसिकली आपके पास में क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिली। एप्स नहीं है, एप्लीकेशन का APS है ना। जैसे आपने क्या यहाँ पे दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, बेसिकली क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड से आपके पास में क्या बन रहा है, वीक एसिड। कैसे, जैसे आपके पास में Ha प्लस NaOH दिया तो आपके पास में क्या कर रहा है, यहाँ पे Na प्लस H2 बन रहा है। जैसे जैसे आपके पास में pK की वैल्यू बढ़ती है, आपके पास में K की वैल्यू बढ़ती है, और वीकर एसिड आपके पास में बनते हैं, तो इनकी क्या होगी, pK वैल्यू ज्यादा होगी, किससे, इससे, इसलिए आपके पास में ये वीकर एसिड बन रहा है। रिएक्शन जब भी आपके पास में प्रोसीड करेगा तो आपके पास में किसका प्रोडक्शन होगा, वीकर एसिड का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर बात करूं आपके पास में सबसे पहले अगर हम लोग टेस्ट देख लेते हैं NaNH या फिर NaNH2 टेस्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया, मतलब कि Ha लिया, इसको दिया Na, फिर NaH दिया, फिर NaNH2 दिया। यहाँ क्या बन गया, Na प्लस NH3 वीक एसिड बना। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास H2 बना, वीक एसिड बना। यहाँ पे देखोगे तो H2 बना, जो कि आपका क्या होगा, वीक एसिड होगा। इस तरीके से आपके पास में इस वाले में काम कर जाएंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं NaOH का टेस्ट। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में NaOH डाला, जैसे आपके पास में Na बना और आपके पास में पानी बना, पानी क्या होगा आपके पास में, वीक एसिड होगा आपके पास में। फिर हम लोग आ जाते हैं कि इसमें NaHCO3 टेस्ट में आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, उसमें क्या डाला, NaHCO3 डाला, आपके पास में Na और H2CO3 बना, जो कि आपका कैसा होगा, वीक एसिड होगा। अगेन ये सारे के सारे याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इनसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बेसिकली आपके प्लस एम और प्लस आई से, और इनवर्सली होगा किसके, माइनस एम और माइनस आई से आपके पास में। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं अगली चीज, यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन मोर विल बी द बेसिसिटी। अगर आपके पास में लोन पेयर अवेलेबल है किस पे, नाइट्रोजन पे, तो क्या होगा, वो ज्यादा बेसिक होगा। जैसे कि अगर बात करूं यहाँ पे दोनों पे, अगर बोलोगे भैया दोनों पे है तो इधर पे भी NH2 पे लोन पेयर, इधर पे भी लोन NH2 पे, तो देखना है कि कौन लोकलाइज्ड है, कौन डीलोकलाइज्ड है। ये डीलोकलाइज्ड है क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन में आ रहा है आपके पास में। यहाँ देखोगे तो लोन पेयर क्या, सिंगल सिंगल, ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। तो बेसिकली लोकलाइज्ड क्या होगा, बेसिसिटी देख रहे हो भाई तो ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हो तो किसकी ज्यादा होती है, डीलोकलाइज्ड की ज्यादा होती है, बट बेसिक देख रहे हो तो लोकलाइज्ड की ज्यादा होगी। अमाइंस की अगर बात करो आपके पास में अमाइन ज्यादा होगी, बेसिकली इमाइन से और अमाइड से और साइनाइड से। इसको अगर और तरीके समझना है तो यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स भी बना करके रख दिए। लोकलाइज्ड लोन पेयर आपके पास में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से आपके पास में ज्यादा होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन हम लोग बात कर लेते हैं आगे अगली चीज की, तो SIR इफेक्ट बेसिकली 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन पे काम कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे जो G ग्रुप लगा होगा उसके कारण क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज करती है किसमें, एरोमेटिक अमीन में 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री में। और ध्यान में रखना कि 3 डिग्री किससे ज्यादा होगा, आपके पास में 2 डिग्री से ज्यादा होगा। फिर हम लोग आ जाते हैं अगली चीज पे आपके पास में SIP इफेक्ट में। तो SIP इफेक्ट आपके पास में क्या होगा, बेसिकली लेस बेसिक होगा, इसलिए इसके कारण क्या होगा, लेस स्टेबल। यहाँ पे G ग्रुप जो है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा NH2 के साथ में, इसीलिए क्या कर जाएगा, लेस स्टेबल। बेसिकली क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इस पे SIP पे क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है आपके पास में।
देन अगर बात करूं आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की, तो आपके पास में एक ऐसा होता है अल्फा इफेक्ट होता है जिसमें कि बैक बॉन्डिंग काम कर रही होती है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है बैक बॉन्डिंग, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे ये सभी में क्या कर रहा है बैक बॉन्डिंग। इस बेसिस पे हमने अल्फा इफेक्ट, जब भी आपको देखना है तो आपका चेक कर लोगे, बैक बॉन्डिंग चेक कर लेंगे तो आपके पास में स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट्स की पता चल जाएगी। देन अगर बात करते हैं हम लोग अगली चीज की, तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज को देना बैक बॉन्डिंग, अभी इसे प्रीवियस स्लाइड पे देखना सिखा दिया। फिर आप देखोगे एरोमेटिसिटी, फिर देखोगे एम, फिर देखोगे एच और फिर देखोगे आई इफेक्ट, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर होगा। स्टेबिलिटी कभी भी कार्बोकैटायन की देखना है तो प्लस एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एच से और प्लस आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे आपके पास में माइनस एम और माइनस आई से। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी देखना है तो इस तरीके से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर देख लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि क्या sp3 है, ये वाला sp3 है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp है, ठीक है। तो क्या बोल दिया आपने कि sp3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर आपके पास में sp2 फिर sp की, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेंगे इनको, किसको, आपके पास में स्टेबिलिटी जब भी आप इंटरमीडिएट्स की देखोगे। इसके बाद में जब भी आपको चेक करना है, अगर सवाल अगर आपको देता है कार्बोकैटायन या फिर इन चीजों में फ्री रेडिकल्स में, तो इस वाले जो आपके पास में कार्बोकैटायन है इससे अटैच जो भी आपके पास में कार्बन है उसके पास में आपको क्या देखना है, अल्फा एच देखना है। जैसे कि यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितने दो अल्फा एच है, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास में क्या होंगे, इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से, तो दो अल्फा एच। यहाँ देखोगे तो इससे किधर से अटैच है, इधर पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन किससे अटैच है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो दो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इसके इधर एक ही कार्बन अटैच है, इस वाले कार्बन के पास में क्या होंगे, तीन अल्फा एच होंगे, तो तीन दो पांच हो गया। यहाँ देखोगे तो इधर भी तीन इधर भी तीन, तो छह हो गया। इस वाले में देखोगे भाई तो इस वाले कार्बन से यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन पे इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, दो ही हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ दो हो गया। इधर देखोगे तो यहाँ पे तीन हो सकते हैं क्योंकि एक ही कार्बन है जो कि एक कार्बन से अटैच है, बाकी तीन प्लेस खाली है और कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं गिवन है, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन ही है, क्योंकि ये चीज हमने कल भी आईयूपीएससी में भी समझाई थी वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, मतलब तीन कार्बन से अटैच है और सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह है, तो एक हाइड्रोजन हो गया। तो मतलब कि आपके पास में यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल गई आपको कि यहाँ पे चार हो गए। यहाँ देखोगे तो इधर पे तीन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे दो हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, पांच हो गया। यहाँ पे देखोगे तो इस वाली पोजीशन पे सिर्फ एक आपके पास में हाइड्रोजन देखने को मिलेगा इस वाले पॉइंट से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इधर कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक कार्बन देखने को मिलेगा, यहाँ आपको एक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन देखने को मिलेगा सिर्फ आपके पास में। इधर इस वाले पे देखोगे तो इधर तीन, इधर दो, इधर पे दो, मतलब कि क्या होगा, तीन दो पांच दो सात, यहाँ पे सात है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक है, तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते चलोगे कार्बोकैटायन्स में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिकली मैंने सारी चीज समझा दी आप लोग को यहाँ पे। अब देख लेते हैं लोकलाइज्ड या फिर डिलोकलाइज्ड में आपके पास में लोकलाइज्ड क्या होगा, sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, लुईस एसिड होगा, डायमैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इनका जीरो होता है। जबकि आपके पास में डिलोकलाइज्ड क्या होगा, कंजुगेशन में देखने को मिलता है हमारे पास में लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है। डिलोकलाइज्ड की सबसे खासियत यही चीज होती है हमारे पास में। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेबिलिटी किसकी, कार्बन एनायन की। कार्बन एनायन में क्या होगा, अल्फा इफेक्ट होगा, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी MHI, ठीक है। स्टेबिलिटी जब भी देखोगे तो माइनस एम की सबसे ज्यादा होगी और माइनस आई की ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होगी किसके, प्लस एम और प्लस आई के। हाइब्रिडाइजेशन जब भी देखना है तो भैया यहाँ पे क्या देखोगे, sp sp2 और आपके पास में फिर sp3 पे, इसमें कार्बन आयन में, और कार्बोकैटायन में क्या था, इसका ही अपोजिट था। sp3 अगर बात करूं आपके पास में तो ट्राइगोनल होते हैं, पिरामिडल होते हैं, लुईस बेस होता है, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ क्या होता है, जीरो होता है। और sp2 कैसे होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग स्टेबिलिटी किसकी, फ्री रेडिकल की। तो एम इफेक्ट सबसे ज्यादा काम करेगा, फिर एच और फिर यहाँ पे आई। बैक बॉन्डिंग फ्री रेडिकल में नहीं देखी जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, और यहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम और माइनस आई की। हाइब्रिडेशन की बात करूँ तो कार्बोकैटायन के जैसे ही सिमिलर आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ आपके पास में यहाँ पे फ्री रेडिकल के सवाल है जिनको कि आपको करना है, जो कि आप करोगे तो आपके सारे सवाल ये वाले बन जाएंगे, जिनसे कि आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। वही आपको अल्फा एच देखना है इन तीनों ही चीजों में, ठीक है। इसी के साथ आपके पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर अराउंड हमने 30 मिनट में पूरा कंप्लीट किया है। सारी चीजें बेसिक से लेकर सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, कुछ जो थोड़े बहुत मैंने एग्जांपल्स के बेसिस पे आपको चीज समझाने की कोशिश करी है, हमने सारी कवर कर ली। कल हम लोग हाइड्रोकार्बन्स करेंगे, जहां से कि मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी। बेसिक का यहाँ पे सारा का सारा एंड होता है हमारा। आई होप तुम लोग को बहुत मजा आई होगी, तुम्हारे सारे के सारे बेसिक्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमने बेसिक लेवल से सारी चीजें उठा करके करी हुई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। PYQs इसके बाद में सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पे गिवन है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस चैप्टर के नोट्स भी आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है आपके पास में। और सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में।
क्योंकि आई डिजर्व इट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत अंडररेटेड चैनल है। मतलब मुझे चाहिए थोड़ा सा सपोर्ट तुम लोग की तरफ से, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं ये दिव्यास्त्र सीरीज को पूरी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इसलिए भाई थोड़ा सपोर्ट करो कि एटलीस्ट कुछ मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है। देन अगर बात करें तो थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो, कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट करना। जो भी अच्छा लग रहा है तुमको कमेंट करना, वीडियो को शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ, ताकि तुम्हारे दोस्त देखे, तुम्हारे जूनियर्स देखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, है ना, लास्ट के मोमेंट पे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।